नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का अध्ययन करेंगे और मूल अधिकार से संबंधित अभी तक जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी तथ्यों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग मूल अधिकार का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान किस जगह किया गया है, यानी किस भाग अथवा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो जो मूल अधिकार होता है इसको फंडामेंटल राइट्स भी बोलते हैं। यह मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इसका वर्णन किया गया है। और यह जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में लाया गया है यह अमेरिका के संविधान यानी यूएसए के संविधान से प्रभावित है, यानी यूएसए से ही यह मूल अधिकार भारतीय संविधान में लिया गया है। जो अमेरिका है, अमेरिका में एक बिल ऑफ राइट्स है, उसी बिल ऑफ राइट्स से यह जो भारतीय संविधान में मूल अधिकार लिया गया है उसी से प्रभावित है। और यह जो भाग 3 है, इस भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इंग्लैंड था और इंग्लैंड के नागरिकों के लिए वहाँ के जो राजा कुछ अधिकार प्रदान किए थे, कुछ अधिकार उन लोग को दिए थे और उस अधिकार को तत्कालीन समय में मैग्ना कार्टा कहा गया है। यही रीज़न है कि भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा अथवा भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। यह जो मूल संविधान में मूल अधिकार था इसकी संख्या टोटल 7 थी, लेकिन बाद में चलकर इसमें एक जो अधिकार था उसको हटा करके कानूनी अधिकार में शामिल कर लिया गया। इसलिए जो वर्तमान में मूल अधिकार हैं उन मूल अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है तो मूल अधिकारों की संख्या टोटल 6 है। और एक चीज़ अधिकतर पूछता है एग्जाम में कि जो मूल अधिकार इस से हटा दिया गया यानी इस श्रेणी से हटा दिया गया उसको याद कर लेना है, क्योंकि वो अभी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। तो हम लोग एक एक करके सभी अधिकारों को देखते हैं। तो इसमें जो पहला अधिकार है समता का अधिकार, यह अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22 तक इसमें दिया गया है। तथा जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन किया गया है। तथा जो चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 25 से 28 तक इसका वर्णन किया गया है। तथा जो पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, यह अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक भारतीय संविधान में दिया गया है। तथा जो छठवां है संपत्ति का अधिकार, यह अनुच्छेद 31 में दिया गया है। इसी संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके इसको संविधान के अनुच्छेद 300 क में शामिल कर लिया गया है। तथा जो सातवां है संविधानिक उपचारों का अधिकार, इस संविधानिक उपचारों को अधिकार को अनुच्छेद 32 में दिया गया तथा इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 है इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किसकी संज्ञा दी गई है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह कहा गया है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है यह संविधान का हृदय अथवा आत्मा है। अब हम लोग यह देख लेते हैं कि जो छठवां जो संपत्ति का अधिकार है इसको किस संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। तो जो संपत्ति का अधिकार है इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा भाग 12 के अनुच्छेद 3 क अथवा अनुच्छेद 3 अ में शामिल कर लिया गया और इसको शामिल करने के बाद इसको कानूनी अथवा विधिक अधिकार बना दिया गया। तो जो मूल अधिकार है और जो कानूनी अधिकार है इसमें अंतर क्या है। तो इसमें अंतर यह है कि जो मूल अधिकार है अगर इसका हनन होता है तो जो नागरिक जो होता है, जो व्यक्ति है, वह सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ जो है चुनौती कर सकता है, यानी जो हनन हो रहा है मूल अधिकार का उसको चुनौती दे सकता है। जबकि जो कानूनी अथवा विधिक अधिकार है इसका अगर उल्लंघन होने के बाद भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इन दोनों में मूल अंतर यही है। तो जो संविधानिक में जो संपत्ति का अधिकार है इसको विधि या कानून अधिकार बना दिया गया। अब हम लोग अनुच्छेद 12 को देख लेते हैं, क्योंकि जो 12 से लेकर 35 है इसी में मूल अधिकार दिया गया है। तो हम लोग 12 से शुरू करते हैं। तो जो अनुच्छेद 12 इसमें राज्य की परिभाषा दिया गया है, यानी राज्य से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, राज्य के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आते हैं, कौन कौन से भाग आते हैं, इन सभी में 12 में ही जो है इसका पूरा वर्णन किया गया है। हम लोग अनुच्छेद 13 को देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 13 है इसमें यह कहा गया है कि अगर मूल अधिकार जो है यानी मूल अधिकार से असंगत विधियाँ, इसका मतलब यह है कि अगर मूल अधिकार का कोई भी कानून हनन कर रहा है या कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों के अनुरूप नहीं है, मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उस उल्लंघन के खिलाफ में यानी उस उल्लंघन के लिए जो व्यक्ति है वह उच्चतम न्यायालय में या उच्च न्यायालय में इसको चुनौती दे सकता है और उस पर पुनर्वलोकन करने के लिए यानी पुनर्विचार करने के लिए उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 224 के द्वारा
इसका अधिकार प्रदान किया गया है कि वह जो संबंधित कानून है या जो संबंधित विधि है जिसके द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, उस उल्लंघन पे पुनर्विचार करने के लिए, पुनर्वलोकन करने के लिए उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो इसमें जो ये अनुच्छेद 32 है तथा जो अनुच्छेद 224 है, इसको याद कर लेना है, क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय को सुनवाई करने का अधिकार दिया गया है। अब हम लोग समता का अधिकार की बात कर लेते हैं, जिसको राइट टू इक्वलिटी बोलते हैं, और ये अनुच्छेद जो है 14 से लेकर 18 तक भारतीय संविधान में दिया गया है। अब जो अनुच्छेद 14 इसको देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 14 यह कहता है विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये जो विधि के समक्ष समता है यह ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि जो विधियों का समान संरक्षण है यह यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। अब हम लोग यह बात कर लेते हैं कि जो विधि के समक्ष समता है इसका अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ यह है कि विधि के सामने यानी कानून के समक्ष प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक समान है, यानी जो कानून है सभी व्यक्ति को एक समान अवसर प्रदान करता है। लेकिन इसकी आलोचना भी है, क्योंकि यह पूरी तरह से सही नहीं है, यह नकारात्मक पहलू को दर्शा रहा है। क्योंकि अगर कानून के सामने प्रत्येक व्यक्ति को एक बराबर कर दिया जाए तो देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि इस देश में कुछ अक्षम व्यक्ति भी रहते हैं, यानी कुछ विकलांग भी हैं, कुछ शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, कुछ सामाजिक रूप से, कुछ आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो इन सभी जो विविधता देखने को मिल रही है, अगर विधि जो है सभी को एक बराबर देखेगा तब तो सभी का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए मान लीजिए अगर कोई हैंडीकैप्ड व्यक्ति है, उसको अगर कह दिया जाए कि 1 किलोमीटर 5 मिनट में दौड़ना है, और जो सामान्य व्यक्ति है जिसका पैर सही है वह अगर दौड़ता है 1 किलोमीटर, तो जो सामान्य व्यक्ति है वह जल्दी से उस दूरी को तय कर पाएगा, जबकि जो अक्षम व्यक्ति है वह उसको नहीं तय कर पाएगा। तो यानी ये जो असमानता है इसको ख़त्म करना चाहिए संविधान के द्वारा। जबकि जो विधि के समक्ष समता है यह कहता है कि विधि के सामने चाहे हैंडीकैप्ड है, चाहे पिछड़ा है, कोई भी है, वो उसके सामने समान है। तो यह एक तरह से नकारात्मक पहलू है। अब जो इसमें जो दूसरा है विधियों का समान संरक्षण, तो इसका मतलब यह है कि जो विधि है, जो कानून है, उसका संरक्षण प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। यानी विधियों के का जो विधि होता है, जो कानून होता है, उसके खिलाफ में अगर कोई ऐसा कानून लाया जाता है तो उसको सुनवाई करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसको आदेश दिया गया है, यानी उसको अधिकार है कि वह सुनवाई करके पुनर्वलोकन करके वो जो असंगत विधियां हैं उसको अवैधानिक या असंवैधानिक ठहरा सकता है। अब हम लोग अनुच्छेद 15 को देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 15 है यह अनुच्छेद 15 5 भागों में दिया गया है। तो इसमें जो 15(1) है इसको देख लेते हैं। तो जो अनुच्छेद 15(1) है इसमें यह कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर के विभेद नहीं करेगा। यानी इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति को जो राज्य है वह राज्य अपने नागरिकों को केवल उसके धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग, यानी ये जो धर्म, मूल वंश, जाति या लिंग है इसके आधार पर भेद नहीं करेगा, लेकिन राज्य अन्य आधार पर भेद कर सकता है। जैसे कोई महिला है या पुरुष है तो उसके लिए भी भेद कर सकता है, यानी महिलाओं को कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, पुरुषों को उसके मुकाबले थोड़ा कम प्रावधान कर सकता है या कम अधिकार दे सकता है। या फिर कोई विदेशी व्यक्ति जो है उसके लिए कुछ अलग प्रावधान कर सकता है, जबकि जो नागरिक है उसके लिए कुछ विशेष अधिकार प्रदान कर सकता है। यानी जो राज्य है यह जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर तो भेद नहीं करेगा, लेकिन अन्य आधार पर वह भेद कर सकता है। अब हम लोग अनुच्छेद 15(2) को देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि कोई भी नागरिक जो है उसको केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर इन सभी जो ये प्रावधान किए गए हैं कि दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजनों के स्थानों में प्रवेश, यानी यह जो सभी सार्वजनिक स्थान है इसमें प्रवेश को लेकर के, यानी अगर कोई धर्म, जाति, मूल वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेद करता है तो यह असंगत है, यह अवैधानिक है। यानी कोई भी व्यक्ति जो है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उसको सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका नहीं जा सकता है। तथा दूसरा यह कहा गया है कि पूर्णतः या अंशतः राजनिधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाटों दायित्वों, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। यानी कोई भी जो सामाजिक स्थल है, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, स्नान घाट हो गया, इस पे अगर यह जो है राज्य सरकार के द्वारा पोषित है, यानी राजनिधि से पोषित है, तो उसमें किसी भी नागरिक को वहाँ पे जाने के लिए रोका नहीं जा सकता है, यानी उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है।
यह जो प्रावधान किया गया है, ये जो दूसरा वाला जो प्रावधान है कुओं तालाबों वाला, यह जो प्रावधान है यह राज्य एवं व्यक्ति दोनों के लिए दिया गया है, यानी दोनों के द्वारा यह प्रतिषेध किया गया है। जबकि जो इसमें जो अनुच्छेद 15(1) दिया था, 15(1), वह सिर्फ राज्य के द्वारा ही प्रतिषेध उसका किया गया है या निषेध किया गया है। अब हम लोग 15(3) को देख लेते हैं। जो 15(3) है, यह जो है राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान करता है, यानी कुछ विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है। जैसे कि जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था किया गया है, ये अनुच्छेद 15(3) के तहत ही किया गया है। तथा जो बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रदान किया गया है, यानी व्यवस्था की गई है, तो यह भी 15(3) के तहत ही किया गया है। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया है। यह जो अनुच्छेद 15(3) है, इसी के तहत जो महिलाओं के ऊपर जो घरेलू हिंसा होता है, यह जो घरेलू हिंसा से संबंधित जो अधिनियम 2005 बनाया गया था, यह अधिनियम भी अनुच्छेद 15(3) के तहत ही बनाया गया था और इसको संवैधानिक घोषित किया गया था। अब हम लोग अनुच्छेद 15(4) को देख लेते हैं। जो अनुच्छेद 15(4) है, इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य को इसकी अनुमति है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों जैसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध कर सकता है। यानी आप लोग देखते होंगे जो शिक्षण संस्थान होता है, उसमें SC ST OBC के लिए कुछ विशेष सीटें प्रदान की जाती हैं, यानी कुछ विशेष सीटों का आरक्षण प्रदान किया जाता है। तो यह जो आरक्षण दिया गया है शैक्षिक संस्थानों में, यह अनुच्छेद 15(4) के तहत ही दिया गया है। और जो शिक्षण संस्थान के अलावा जो विधानमंडल में जो सीटें होती हैं, यह भी अनुच्छेद 15 के द्वारा ही इसका सीटों का जो आवंटन किया गया है SC ST OBC के लिए, यह इसी के द्वारा यानी अनुच्छेद 15(4) के द्वारा ही इसमें दिया गया है। अब लोग अनुच्छेद 15(5) को देख लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जो निजी शिक्षण संस्थान है, उस शिक्षण संस्थानों में छात्रों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है, यानी कुछ सीटों का आरक्षण प्रदान किया गया है कि कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व रहेंगी। अब इन दोनों में मूल अंतर यह है कि जो अनुच्छेद 15(4) और जो अनुच्छेद 15(5) है, उन दोनों में मूल अंतर यह है कि जो अनुच्छेद 4 है, यह सामान्य शिक्षण संस्थानों की बात कर रहा है, जबकि जो अनुच्छेद 15(5) है, यह उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था करता है। इन दोनों में मूल अंतर यही है। तो अनुच्छेद 15 का हम लोग अध्ययन कर लिए। अब हम लोग अगले वीडियो में अनुच्छेद 16 का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो से संबंधित अगर कोई भी सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।